next topic is vitamin E. Vitamin E is chemically known as tocopherol. Greek word है topos means childbirth, prior means to bear, and L represent alcohol. And alcohol was capable to prevent reproductive failure in animals or humans. Hence it known as anti-sterility vitamin. और अगर हम इन्फेंटाइल एनिमल विटामिन ए देंगे तो कंसेप्शन ऑफ एनिमल के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, और जिसकी एंटी इनफर्टिलिटी या एंटी स्टेरिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। विटामिन ई जो है वो नाम दिया गया है टोकोफिरोल जो टोकोट्रायनोल्स को कलेक्टिवली, और इसमें टोकोफिरोल डेरिवेटिव है टोकोल का जिसे हम कहते हैं क्रोमेन रिंग विद आइसोपेरोनॉइड साइड चेन होती है जिसमें 3 यूनिट्स होते हैं। 8 डेरिवेटिव्स हैं टोकोफिरोल्स के आइडेंटिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। टोकोल क्रोमेन रिंग present in all derivative naturally occurring sources of vitamin E along with isoprenoid side chain. Tocotrienols have 1 to 50% activity of tocopherols, and OH group of tocol is responsible for antioxidant property of vitamin E. जो OH ग्रुप अटैच हैं इसके रिंग के साथ वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए। विटामिन ई एक्ट एज एन स्क्वेंजर एंड गेट ऑक्सीडाइड टू कोनोन फॉर्म बाय फ्री रेडिकल एंड प्रोटेक्ट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम peroxidation रिएक्शंस। और 4 मेन फॉर्म्स हैं टोकोफिरोल्स की। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर विटामिन ई, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा टोकोफिरोल एंड अल्फ़ा ट्राइनोल, बिकॉज जो अल्फ़ा टोकोफिरोल है वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है विटामिन ई की। जो इसमें रिंग के साथ आपको नज़र आ रहा है OH ग्रुप, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ये है क्रोमेन रिंग और उसके साथ ये है अटैच आइसोप्रेनाइड साइड चेन। द 4 टोकोफिरोल आर अल्फ़ा टोकोफिरोल, 578 ट्राईमिथाइल टोकोल, और ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफिरोल विद लेस देन 3 मिथाइल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। As far as the properties of vitamin E are concerned, they are yellow in color, heat stable, labile है, ऑक्सीडेशन labile है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट है, यूवी लाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है और फॉर्म करते हैं सॉल्ट विद OH ग्रुप ऑफ क्रोमेन रिंग, जो कि उसके साथ OH ग्रुप अटैच है उनके साथ जो है सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल ऑयल्स, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैबेज, वीट जर्म ऑयल। वीट जो वीट का जर्म होता है वो रिचेस्ट सोर्स है जो विटामिन ई का, और मोस्टली ये होता है कि प्रोसेसिंग के दौरान वो जो जर्म पार्ट है वो रिमूव कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन ई जो है वो डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। मतलब जो आपके पास वाइट फ्लावर है उसमें वीट जर्म पार्ट नहीं होता, तो जो वो वाइट फ्लोर है वो पुअर सोर्स है विटामिन ई की। फिश लीवर ऑयल इज़ डिवॉइड ऑफ विटामिन ई। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन ई जो है वो 15 mg पर डे फॉर एन एडल्ट, और ये नॉर्मली जो है नॉर्मल डाइट में अवेलेबल होता है, हम कंज्यूम कर लेते हैं डेली इतना विटामिन ई। रिक्वायरमेंट विटामिन ई इंक्रीज विद हायर इनटेक ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड हैव सजेस्टेड एन अल्फा टोकोफिरोल फूफा रेशो जो है वो 0.6 mg होना चाहिए 1 ग्राम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। अब बात करें विटामिन ई की ऑब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म की, तो जो विटामिन ई है वो फैट के साथ ही ऑब्जॉर्ब होता है जिस तरह दूसरे फैट सोल्यूबल विटामिन है अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये कंबाइन करता है ऑब्वियसली बाइल एसिड्स के साथ, बाइल सॉल्ट के साथ, और माइसेल फॉर्मेशन करता है, और माइसेल जो है वो उसके साथ मिक्स होकर फिर जो म्यूकोजल सेल हैं इंटेस्टाइन के वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
और म्यूकोजल सेल में फिर ये काइलोमाइक्रोन के साथ इनकॉर्पोरेट होता है, और जो काइलोमाइक्रोन है फिर विटामिन ई को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द ब्लड, एंड फ्रॉम ब्लड इट ट्रांसपोर्ट टू द लीवर और पेरिफेरल टिश्यूज़। जो हेपेटिक विटामिन ई है वो इनकॉर्पोरेट करता है VLDL इन द सर्कुलेशन। VLDL इज कन्वर्टेड टू LDL। विटामिन ई इज ट्रांसपोर्टेड विद LDL टू रीच द पेरिफेरल टिश्यू इंक्लूडिंग एडिपोज टिश्यूज, जिसकी स्टोरेज फॉर्म है लीवर और एडिपोज टिश्यू में मेनली स्टोर होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसके साथ इसकी अफिनिटी होती है, क्योंकि वो भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और विटामिन ई भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होता है। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ई, जो मोस्टली बायोकेमिकल फंक्शन है विटामिन ई के, वो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। जब पीछे मैंने आपको बताया कि ये प्रिवेंट करता है स्टेरिलिटी को या इनफर्टिलिटी को, तो ये क्लोजली एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेंटेन करता है। जर्मिनल एपिथेलियम को गोनाड्स की उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। इसेंशियल है फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटेग्रिटी ऑफ सेल। जितनी मेम्ब्रेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है उनकी मेम्ब्रेन में जो है वो एंटी ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है और एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। लिपोफिलिक इन नेचर है, सेल मेम्ब्रेन में स्टोर प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, और वहाँ प्रिवेंट करता है लिपिड पेरोक्सिडेशन को, प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है आरबीसीज को फ्रॉम हीमोलाइसिस बाय फ्री रेडिकल। ये मोस्टली जो है वो न्यूबॉर्न में होता है, जो कि प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं, क्योंकि जो विटामिन ई की ट्रांसफ़र है फ्रॉम मदर टू बेबी वो लास्ट मंथ्स में होती है। तो अगर कोई प्री मेच्योर बेबी होगा तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा, तो उन बेबीज़ में जो है वो हीमोलाइसिस के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। इनहेंस करता है एक्टिविटी ऑफ अमाइनो लेवुलिनिक एसिड के सिंथेज है। अमाइनो लेवुलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज के हीम सिंथेसिस को इन्हेंस करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि ये स्टेबलाइज करता है कोएंजाइम क्यू को। अलॉन्ग विद विटामिन ए एंड कैरोटीन्स, ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिना। रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की डिस्ट्रोफी जो है उसके लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं उनमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उनकी इंक्रीज़ कर जाती है, और इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन पेरोक्सीडेज जो है उनकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। पेरोक्सीडेज की इंक्रीज़ की वजह से, पेरोक्साइड्स की इंक्रीज़ की वजह से जो इंट्रासेलुलर हाइड्रोलेज एंजाइम है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पेरोक्साइड्स को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो जो हाइड्रोलेजिस एक्टिविटी इंक्रीज़ करती है तो मसल्स की जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। मसल क्रेटिनिन लेवल लो हो जाता है और क्रिटिनुरिया आपको होता है, मतलब यूरिन में क्रिटिन लेवल आना शुरू हो जाता है। फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टिनल सेल्स, प्रोटेक्ट लीवर फ्रॉम डैमेज बाय फ्री रेडिकल, और हिपैटिक नेक्रोसिस को भी प्रिवेंट करता है। हिपैटिक नेक्रोसिस को प्रिवेंट इस तरह करता है कि विटामिन ई जो है वो सेलेनियम प्रिवेंट करते हैं, दोनों इनका सिनर्जिस्टिकली रोल होता है विटामिन ई और सेलेनियम का हिपैटिक नेक्रोसिस को प्रिवेंट करने में। यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस, नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प, कैटरैक्ट एंड ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा विटामिन ई सिनर्जिस्टिकली सेलेनियम के साथ एक्ट करके एक एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ये फ्री रेडिकल एक्टिविटी को जो है वो डिक्रीज़ करता है। एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। ट्रेस अमाउंट ऑफ विटामिन ई, गैलिक एसिड एंड अल्फा नेफ्थोल आर एडेड इन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी आपने अक्सर ऑयल्स पे देखा होगा, लिखा होता है विटामिन ई 45। तो विटामिन ई 45 इसलिए होता है क्योंकि वो जो रेंसिडिटी है उसको प्रिवेंट करता है। रेंसिडिटी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्पीशीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं ऑयल में ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट, ऑक्सीजन, सॉल्ट, वाटर, सम काइंड ऑफ बैक्टीरियल एंड फंजाई। तो जो उसकी हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट हो जाती है, एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और हाइड्रोक्सिल एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, कीटो एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉल्स ऑर्डर और फॉल फ्लेवर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो विटामिन ई जो है वो उसमें
उन स्पीशीज़ को प्रिवेंट करता है टू प्रोड्यूस और उनको नॉर्मलाइज करता है। अब जो एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई की वो कैसे होती है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान जितने फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन था, ऑक्सीजन आयन की स्पीशीज़ थी, निकोलराइड आयन थे या हाइड्रोजन पेरोक्साइड थे, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और इन फ्री रेडिकल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करें और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन करें। और जो भी सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव चेन फॉर्मिंग होती हैं, हाइड्रोक्सी और पेरोक्सी रेडिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डेथ और सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन ई क्या करते हैं, वो इन रेडिकल्स को, फ्री रेडिकल्स को अपना OH ग्रुप जो है वो डोनेट करते हैं और स्टॉप करते हैं पेरोक्सीडेशन चेंजेस को सेल मेम्ब्रेन में। विटामिन ई प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हर मेम्ब्रेन में जो है वो ऑक्सीडेशन हो सकती है, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जो है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है विटामिन ई। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टेबलाइज करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है। जितने भी NADH FADH बने होते हैं वो उसी सूरत में ATP की फॉर्मेशन में ATP में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब उनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी। तो उस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अच्छी से कैरी करने के लिए जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो ऑक्सीडेटिव नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन ई जो है वो उसमें रोल प्ले करता है। विटामिन ए एंड कैरोटीन्स के साथ मिलकर रेटिना की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, RBCs की मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करता है और हेमोलिटिक एनीमिया जो है उससे प्रिवेंट करता है, मसल की मेम्ब्रेन मसल डिस्ट्रोफी से बचाता है, हिपेटोसाइटो मेम्ब्रेन को करता है, प्रिवेंट करता है हेपेटिक नेक्रोसिस से, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स को प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन और हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में। What are the causes behind deficiency of vitamin E? It include dietary deficiency, कि अगर हमारी डाइट में हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वाइट फ्लावर होता है उसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं जम पार्ट। तो जम पार्ट जो है वो रिच होता है विटामिन ई से। तो अगर हम वाइट फ्लावर की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं होल व्हीट फ्लोर की निस्बत, तो हमारे पास विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ 2, ये इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन होती है। अगर उसकी वजह से विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रही तो भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है, जो गॉल ब्लैडर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके। तो अगर जॉन्डिस होगा तो बाइल सॉल्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। पेंक्रेटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज। तो अगर इंजाइम नहीं आएंगे लिपोप्रोटीन लाइपेज और विटामिन ई की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। स्टिटोरिया में होता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है बाइल सॉल्ट्स। हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया, और अगर हमारे पास जो लिपोप्रोटीन सर्कुलेटिंग लिपोप्रोटीन्स है वही नहीं है तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगी विटामिन ई को, क्योंकि काइलोमाइक्रोन्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, तो भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी इंक्लूड इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs, बिकॉज उनकी जो मेम्ब्रेन है उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेजिया, न्यूरोपैथी ऑब्जर्विंग प्रीमेच्योर इन्फेंट विथ लो बर्थ वेट ड्यू टू पुअर प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ विटामिन ई। Symptoms of vitamin E deficiency in human being are very mild. Hypervitaminosis E टॉक्सिसिटी, अगर हम 1000 इंटरनेशनल यूनिट से अबव कंज्यूम कर रहे हैं तो ये जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ये लीस्ट टॉक्सिक फैट सोल्यूबल विटामिन है, अदरवाइज जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो हो जाती है। अगर स्टडीज़ कहती हैं कि अगर हम विटामिन ई 300 mg पर डे 23 ईयर्स तक भी लेते रहें तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होते, जिसकी वजह से लो टॉक्सिक फैट सोल्यूबल विटामिन कहा गया है।